आप लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे आप तक मेरी वीडियो पहुँच रही होगी, जिसके माध्यम से आप अपने तैयारी को बेस्ट कर रहे होंगे, बेस्ट बना रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1। यह आपका चल रहा था और जिसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताई जा रही है हेलो एल्केन्स की। तो व्हाट हैव वी रीड यस्टरडे, यानी कल हमने क्या पढ़ा? एलिमिनेशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ E2 एलिमिनेशन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट E1, सेकंड E2 एंड वी हैव थर्ड E1 CB। E1 मीन्स unimolecular elimination reaction, E2 means bimolecular elimination reaction, E1 CB means unimolecular conjugated base elimination reaction। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? व्हाट शुड या व्हाट शैल वी रीड टुडे, व्हाट शैल वी रीड टुडे। फर्स्ट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला टॉपिक है E1 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म, क्रिया विधि। जैसे इसके पहले हमने E2 एलिमिनेशन की मैकेनिज्म पढ़ी है, क्रिया विधि पढ़ी है, तो इसकी पूरी क्रिया विधि में आपको अच्छे तरीके से बताया हूँ, एग्जाम्पल सहित बताया हूँ। दूसरा टॉपिक अगर टाइम रहा तो हम ये देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो यह आपका जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केवल एक केमिकल प्रॉपर्टी और बचेगी हेलो एल्केन्स की, वह है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, हम रिएक्शन विथ मेटल को बता करके उसके बाद हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टी को मैक्सिमम एक लेक्चर या 2 लेक्चर में यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यह चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। जिससे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम हो, हर साल बनते हैं। आज इस साल नीट एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स के चैप्टर के बने थे, और जो आपको मैं क्वेश्चन का सेशन लाऊंगा, प्रश्न का सेशन जो है PYQ, ये एक सेशन में आपके लिए कंडक्ट कराऊंगा जिसमें टोटल्स जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन, जेई मेंस और नीट के जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हुए हैं, ये आपको टोटल एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, एक वीडियो के मीडियम से आपको मिल सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसमें हमको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज आपकी हेडिंग बनेगी मैकेनिज्म ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि मैकेनिज्म ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे आपने NSR पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल होता था और वह अटैक करके एल्किल हैलाइड्स को क्या करता था? सब्स्टिट्यूट कर देता था। हम यहाँ एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, प्रतिस्थापित कर देना। तो हम कल पढ़े E2 एलिमिनेशन, जिसमें आपको मैंने E2 एलिमिनेशन के और भी नाम बताए। बीटा एलिमिनेशन होता है, 1,2 एलिमिनेशन होता है, इसी को कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजेनेशन। डिहाइड्रो हेलोजेनेशन क्या होता है? यही रिएक्शन होती है E2 रिएक्शन जो आपको बताएगी। तो चलिए आज की हेडिंग बनाते हैं और अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं आज नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। आपकी टॉपिक है E1 मैकेनिज्म ऑफ E1 मैकेनिज्म ऑफ E1 एलिमिनेशन।
मैकेनिज्म ऑफ इवन एलिमिनेशन। तो इवन एलिमिनेशन क्या है, इसकी मैकेनिज्म को हम देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका ये कोई एल्किल हाइलाइड है, ये आपका एल्किल हाइलाइड है, ये एक आपका हेलो एल्केन है। इसकी डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसकी डिग्री 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री का है। अब डिग्री देखना लेक्चर नंबर 2 में बताया गया, और लेक्चर नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो वहाँ से क्लासिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से बता दिया गया, हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर यह जो एल्किल हाइलाइड्स है यह जल के साथ H2O के साथ हम गर्म करें तो यह रिएक्शन इवन एलिमिनेशन होगी, और यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपने देखा एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनता है वो एल्कीन बनता है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन ही बनेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH नहीं हालांकि C होगा क्योंकि यहाँ से ब्रोमाइड निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन एक, तो ये हो जाएगा CH3C और यहाँ से क्या आ जाएगा CH3। ठीक, तो इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट मिल सकता है, ये प्रोडक्ट आपको ऐसा मिल सकता है देखने को। अब यह कैसे हुआ, यह प्रोडक्ट कैसे बना, इसकी पूरी मैकेनिज्म देखते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, इसकी मैकेनिज्म के हिसाब से क्या हम लिखेंगे, क्या हमारी मैकेनिज्म बनेगी। देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या होगा, H2O में O के पास लोन पेयर है, O के पास लोन पेयर है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो यह अटैकिंग सेंटर C पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ Br पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यह इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो श्योर है कि पहले स्टेप में ये Br क्या हो जाएगा, Br रिमूव हो जाए तो यहाँ पर एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, और जब कार्बोकैटायन बन जाएगा तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल होगा वह इस पर अटैक कर सकेगा, क्षार जो भी होगा वो अटैक कर सकेगा। जैसे देखिए क्या हो सकता है इसकी मैकेनिज्म में, पहले क्या होगा स्टेप में, पहले स्टेप में CH3C Br CH3 CH3, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये C और Br के बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है ये टूट जाएगा पहले स्टेप में, और यही स्टेप आपका RDS है, और यह स्टेप जो होगा ये स्लो होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये Br यहाँ से निकलेगा तो Br इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्पीसीज कुछ इस तरीके की दिखेगी, देखिए इस तरीके की। और यह क्या बना है, यह आपका क्या बना है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है कार्बोकैटायन। क्या बना हुआ है, कार्बोकैटायन। अब यहाँ जो कार्बोकैटायन बना है स्टेप सेकंड में देखिएगा ध्यान से, ये पहला स्टेप पूरा हो गया। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन बना हुआ है ये देखिए, यह कार्बोकैटायन क्षार के साथ रिएक्टिव करेगा, रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर अटैक कर सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो CH3 C पॉजिटिव CH3 और इसके ऊपर क्या होगा CH3। अब यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल जब अटैक करने आएगा तो H2O O के पास होता है लोन पेयर, और यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे, यह लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे। और जब ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चले गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और स्पीसीज कुछ इस तरह की दिखने लगेगी। देखिएगा ध्यान से, CH3 ये है, C डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा हो जाएगा। ठीक, और जो निकला हुआ है वो क्या निकला हुआ है, प्लस H3 हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये निकला हुआ है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई एल्कीन,
यही जो प्रोडक्ट आपको यहाँ दिख रहा था, ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट नोट करने वाली बात है। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ जो बना हुआ है इंटरमीडिएट, वो क्या बना हुआ है? कार्बोकैटायन। तो इंटरमीडिएट के रूप में क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट के रूप में बन रहा है क्या? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो तुरंत लिखिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, यानी कि पुनर्विन्यास क्या होगा? संभव होगा। कार्बोकैटायन को हिंदी में कहते हैं कार्बोधनायन। क्या कहते हैं? कार्बोधनायन। ठीक है, और ये प्रथम चरण आपका है, फर्स्ट स्टेप है प्रथम चरण, और यह आपका सेकंड स्टेप द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण। तो मैग्नीशियम में इस तरह से होगी रिएक्शन और इस तरह से हमको मिलेगा क्या? एल्कीन। अब अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो यही आरडीएस है। आरडीएस का मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो केवल आरडीएस में कौन आ रहा है? एल्किल हाइलाइड्स। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन केवल किस पे डिपेंड करेगी? एल्किल हाइलाइड्स के कंसंट्रेशन पे। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेट कौन कर रहा है आरडीएस में? केवल एल्किल हाइलाइड्स कर रहा है, इसलिए इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, इसकी सांद्रता पर डिपेंड करेगी क्या? आरडीएस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूँ इसको। देखिएगा इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी। तो आप यहां से लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एल्किल हाइलाइड्स के कंसंट्रेशन पे, क्योंकि इसमें केवल एल्किल हाइलाइड्स क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन केवल इस पर डिपेंड कर रही है तो इसकी ऑर्डर क्या आ जाएगी? इसकी ऑर्डर आ जाएगी 1, इसलिए लिखा गया था E1, क्योंकि ये 1 आ रहा ऑर्डर, और ऑर्डर के साथ अगर 1 आया तो ये मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी? इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी क्या हो जाएगी? 1। तो ये मॉलिक्यूलरिटी भी 1 हो गई और इसका ऑर्डर भी क्या हो गया? 1 हो गया। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन देख लें कि डिपेंड किस पे करता है। तो यहाँ बना हुआ है कार्बोकैटायन, तो निश्चित है या श्योर है कि जो कार्बोकैटायन बना हुआ है यह अगर स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा? अच्छा बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन के स्थायित्व के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन की जो दर होगी वह किसके? कार्बोधनायन के स्थायित्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जो कार्बोधनायन होता है वह 3 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है और 2 डिग्री लेस, उससे लेस होता है 1 डिग्री, और उससे लेस होता है मिथाइल। तो इसके आधार पर अगर हम कार्बोकैटायन के आधार पर इसकी रिएक्टिविटी देखें तो इसकी रिएक्टिविटी क्या बन जाएगी? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड्स। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड से क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो ये मोर स्टेबल होगा। ये क्या होगा? मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना हुआ है और ये एल्किल हाइलाइड्स क्या है? 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो 3 डिग्री क्या होगा? मोर रिएक्टिव। इसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम क्या होगा? मिथाइल। तो ये इसके रिएक्टिविटी का आर्डर है, ये इसके रेट ऑफ रिएक्शन का आर्डर है। ये इस तरह से होगी रिएक्शन। ठीक, इतना चीज़ आप नोट कर लें। जो बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ है आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो हाइलाइट्स हैं, ठीक है, ये BrFCl, इसकी रिएक्टिविटी का आर्डर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा,
जो लिविंग ग्रुप अच्छे से निकलने वाला होगा, ठीक है, वही जो है मोर रिएक्टिव होगा। तो आप जानते हैं अगर साइज देखें तो साइज के आधार पर सबसे बड़ी साइज होती है आयोडीन। तो जिसकी बॉन्ड लंबी होगी वह टूटेगा भी जल्दी से। मैं आपको SN1 रिएक्शन में बता दिया हूं कि बड़ी लकड़ी का टुकड़ा कोई है, उसको तोड़ने में आसानी है छोटी की अपेक्षा। छोटी लकड़ी के टुकड़े को तोड़ने में बड़ी लकड़ी की अपेक्षा कठिनाई है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी है, उसमें जो है उसमें कई टुकड़े हो सकते हैं। छोटी वाले में टुकड़ा करना थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसलिए साइज जो सबसे बड़ी होती है वो आयोडीन की होती है। तो आयोडीन से जो एल्किल हैलाइड्स बनेगा वह बॉन्ड बड़ा होगा और उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आप ये भी नोट कर लें कि इसमें रिएक्टिविटी में आयोडीन की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। उसके बाद किसकी होती है? RBr की होती है, ब्रोमीन की होती है। उसके बाद किसकी होती है? RCl की होती है। उसके बाद किसकी होती है? RF की होती है। किसकी होती है? RF। ठीक है, तो ये जो है इसकी रिएक्टिविटी का आर्डर बन जाएगा कि इस तरह से रिएक्टिविटी इसमें देखी जाएगी और रिएक्टिविटी में ये पोजीशन बन जाएगी इसकी।